नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं यूपीएससी व स्टेट पीसीएस के लिए इकोनॉमी की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जितने भी विद्यार्थियों की जितनी भी समस्याएं थी, सभी समस्याओं को ध्यान में रख करके आज से मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करने चल रहा हूं। आपको प्री के साथ साथ मेंस, इंटरव्यू, सारी तैयारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी होती है वो सब के सब मैं करवाऊंगा। साथ ही साथ भविष्य में कभी अर्थशास्त्र फिर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए आपके अंदर सबसे पहले मैं अवधारणाओं का विकास करवाऊंगा। और इससे लिंक्ड जितने भी टॉपिक है, जैसे जब आप आईआर पढ़ते हो तो भी आपको इकोनॉमिक समझ होना चाहिए, आर्थिक समझ होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टूडेंट इसको समझ पाता है उतने बढ़िया ढंग से बाकी चीजों को भी एक्सप्लेन कर पाता है। तो उन सभी बिंदुओं को मैं ध्यान रख के आपके अंदर सबसे पहले अवधारणा का विकास करूंगा। अवधारणा के साथ साथ आपको हर एक टॉपिक को समझाऊंगा, जिससे कि आप परीक्षा में अपना 100% दे सके। देखिए होता क्या है, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं। अब करंट ओरिएंटेड होते हैं और सभी विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी इसमें चाहते हैं कि उनको इसको क्या हो जाए, आज समझने का प्रयास करते हैं, करंट ओरिएंटेड और करंट ही तैयार करते हैं और समस्या उनके सामने ही आती को उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। कारण क्या होता कि अर्थशास्त्र जो होता है वो जो इसका कारण होता है वही वास्तव में निवारण होता है। जो कारण होता है वही इसका निवारण होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार जितनी भी नीतियों का निर्माण करती है वो किसी न किसी समस्या के समाधान से संबंधित होती है। अब जब आपको समस्या ही नहीं पता होगी तो समाधान करने में आपको कठिनाई होगी, उस बात को समझने में आपको दिक्कत महसूस होती है। इसलिए अगर इन सभी बातों को अच्छे से समझ लिया जाए कि अर्थशास्त्र का संबंध क्या होता है, जैसे अर्थशास्त्र में जो कारण होता है वही निवारण होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप गरीब क्यों हैं, तो सिंपल सा प्रश्न आपका उत्तर आएगा क्योंकि आय का सृजन नहीं हुआ। अगर आय का सृजन हो जाता तो आप गरीब ना होते, सिंपल सी बात है। अब निवारण क्या होगा, फिर आय का सृजन कर दिया जाए तो आपकी गरीबी का क्या हो गया, निवारण हो गया। तो जो कारण होता है वही निवारण होता है। तो अर्थशास्त्र को हम एकदम सुव्यवस्थित तरीके से, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में, एकदम साधारण से, अर्थात जिसको जीरो से कहा जाए, मैं टॉप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे दोबारा आपको अर्थशास्त्र फिर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और साथ ही साथ चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे दूसरे सब्जेक्ट में जब इसकी अवधारणात्मक समझ की बात करें, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आईआर हो, कहीं पे भी जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको कभी भी समस्या ना आए। तो मैं बताने चल रहा हूं, एक एक टॉपिक को करके चालू करता हूं। दूसरा ये है कि टॉपिक क्या चालू करूं, बहुत सी प्रॉब्लम यहां पे भी जनरेट होती है। जो है प्रॉब्लम इसलिए जनरेट हो जाती है कि विद्यार्थियों को ये नहीं समझ में आता इसको कहां से शुरू किया जाए और कहां पे समाप्त किया जाए। क्योंकि आप जानते हो ये सर्कल होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि एक वस्तु, एक घटना दूसरे घटना को प्रभावित करती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को प्रभावित करती है, एक कारण दूसरे कारण को प्रभावित करता है। जैसे ये गोला हुआ, इसमें कहाँ शुरू है और कहाँ अंत है, क्या ये पता है? नहीं पता। इसी ढंग से अर्थशास्त्र होता है, अर्थात कोई एक ऐसा कारण होगा जो इस एक दूसरे से प्रभावित करेगा और वो अंत में वो खुद को भी प्रभावित कर लेगा। ऐसे ऐसे बढ़ते हुए आप जाएंगे, एक समय आएगा ये खुद, इसको यहां से आपने चालू किया तो यहां से जो है इसको ये खुद प्रभावित कर देगा। कहने का मतलब अर्थशास्त्र में हर की गई कार्य का क्या होता है, एक तो दूसरे को प्रभावित करेगा और अंत में वो खुद को प्रभावित कर लेता है। जैसे कह दिया जाए ढेर सारी समस्याएं हैं अपने देश में। जैसे इस समय का सबसे करंट मुद्दा क्या चल रहा है, सबसे करंट मुद्दा चल रहा है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम खूब बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप महंगाई कम करो। और दूसरी तरफ सरकार का घाटा भी बढ़ता चला जा रहा है। आप समस्या समझिए कि अगर सरकार, अब एक समस्या आपकी आ गई महंगाई की, अगर महंगाई जो ये आपकी जो महंगाई है, अगर महंगाई की बात किया जाए तो महंगाई की अगर हम लोग समझते हैं तो महंगाई को देखिए, महंगाई में अगर सरकार महंगाई को कम करने लगती है, सरकार महंगाई को कम करना है तो अब इसमें देखो डीजल और पेट्रोल के दाम क्या कर दे, डीजल के दाम इतने महंगे हो रहे हैं, डीजल के दाम को क्या करे सरकार, कम कर दे। निश्चित तौर पे महंगाई घट जाएगी, क्योंकि कोई भी वस्तु होता है उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या होता है, डीजल पेट्रोल के रूप में उसकी दाम को बढ़ा देता है। फिर चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, दवाइयां हो, कुछ भी हो। अर्थात अगर सरकार जो है डीजल पेट्रोल के दाम को अगर कम कर देगी, निश्चित तौर पे महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरकार ऐसा करती है, मान लीजिए महंगाई को कम करने के लिए जब सरकार क्या होगा
डीजल पेट्रोल के से टैक्स हटा लेती है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला कोई अगर देश है डीजल पेट्रोल पे तो वो भारत ही है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट इस समय जैसे 90, इस समय तो कहीं कहीं 100 पे भी पहुंच गया है, कहीं कहीं 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। तो 100 रुपए पेट्रोल में 60 और 40 का रेशियो लगभग चल रहा है। ये परसेंट मतलब आपके जो पेट्रोल है उसमें 60% टैक्स है और 40% उसकी वास्तव में कॉस्ट होता है। तो सरकार जब इस डीजल पेट्रोल में क्या करती है, सरकार जब इस डीजल पेट्रोल से टैक्स कम करेगी, टैक्स कम करने के बाद निश्चित तौर पे इसका दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु समस्या यह आएगी कि इससे सरकार का घाटा और बढ़ने लगेगा। सरकार का घाटा क्या हो जाएगा, और बढ़ने लगेगा। कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र में एक समस्या का समाधान करते ही दूसरे समस्या जन्म ले लेती है, अर्थात एक समस्या खत्म नहीं होगी कि दूसरी समस्या क्या आ जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी। अर्थात बिना नई समस्या को जनरेट किए हुए किसी पुरानी समस्या का कभी समाधान किया ही नहीं जा सकता है। अर्थात इसीलिए अर्थशास्त्र को समझने के लिए इन सभी अवधारणाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि यह खुद से चालू होता है। जो भी घटना हम करते हैं एक बार वो आकर के फिर से प्रभावित कर देता है। जैसे अभी महंगाई को कम करने के लिए हमने क्या किया, टैक्स घटा दिए, तो क्या हो गया, हमारा घाटा बढ़ गया। फिर जब हम घाटे को सही करने लगेंगे तो हमारी महंगाई बढ़ जाएगी, और इस प्रकार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थशास्त्र में बिना एक नई समस्या जनरेट किए पुरानी समस्या का समाधान होता ही नहीं है। तो समझिएंगे तो आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होगा। सरकारें बदलती रहती हैं, नीतियां बदलती रहेंगी। एक सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से नई नीति बनाएगी, नई नीति बनाएगी तो नया प्रॉब्लम जनरेट होगा, नया प्रॉब्लम जनरेट होगा तो उसको समाधान करने का प्रयास करेगा, उसको समाधान करेगा तो नई समस्या जन्म ले लेगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम लोग इस सब के तक चलते हैं, एक एक बात को समझते हैं। फिर आप चाहे पेपर हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, फिर आपको आराम से आंसर सबका दे लोगे आप, कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग इस पैटर्न को चालू करते हैं, क्योंकि कोई भी देश जो होता है वो समस्याओं का अपना समाधान कैसे करता है, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सभी की समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हर देश क्या करता है, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करता है। जिस देश का जितना ज्यादा उत्पादन होगा वो देश उतना अमीर होता है, वो देश क्या होगा, उतना अमीर होता है, उसके यहाँ उतनी ही कम आर्थिक समस्याएं दिखाई देती हैं, उतनी कम आर्थिक समस्याएं दिखाई देंगी। अर्थात समस्याएं होंगी तो उनका समाधान करने के लिए उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जितना किसी देश का उत्पादन होगा उतना ही उस देश का क्या होगा, आय होगा। हम इसे बकायदे एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगा। बस स्पष्ट रूप से इसको आप देखते रहिए और समझते रहिए। जहां कहीं दिक्कत होगा आप मुझे तुरंत बताने का प्रयास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, वो हम लोग बात करते हैं उत्पादन। तो सबसे पहले प्रश्न ये पैदा होता है कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन हम किसे कहते हैं, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है। उत्पादन अगर आपसे आंसर कहा जाए, उत्पादन एक प्रक्रिया है। उत्पादन क्या है, उत्पादन एक प्रक्रिया है। उत्पादन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। क्या करता है इस प्रोडक्शन की, इस प्रोसेस के थ्रू कच्चे माल को पक्के माल में बदल देता है। कच्चे माल को किस में बदला जाता है, पक्के कहिए या इसे कहिए तैयार, या इकोनॉमी के टर्मोलॉजी में जिसे माल कहने का मतलब कोई वस्तु है। तो हम उत्पादन किस चीज का करते हैं, उत्पादन दो चीजों का होता है। एक तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, दूसरा किसका होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, सेवा प्रदान कर रहा हूं, तो मैं किसका उत्पादन कर रहा हूं, सेवा। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। डॉक्टर क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। वकील क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से उत्पादक जो होता है वस्तु का उत्पादन करके देता है। किसान अनाज
उपज करता है, उसको उपजाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्पादन दो ही चीजों का होता है, दो ही प्रकार से हो सकता है। एक वस्तुओं का उत्पादन होता है, दूसरा सेवाओं का उत्पादन होता है। फिर ये उत्पादन है क्या? हमने कहा उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चे माल को या कच्चे वस्तुओं को पक्के वस्तुओं में बदलते हैं, या कच्चे माल को हम पक्के माल में बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन क्या है? प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में तैयार करता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे, वही क्या कहलाएगा? आपका प्रोडक्शन कहलाता है। अब देखिए, प्रोडक्शन के 4 साधन होते हैं। प्रोडक्शन कितने साधन होते हैं? 4 होते हैं। एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। उत्पादन के साधन, इसकी बात करेंगे। उत्पादन के हम लोग साधन की बात करते हैं। तो साधन 4 प्रकार के अभी हमने बताया। कौन कौन से साधन होते हैं? एक होता है भूमि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड। एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी, कैपिटल कहते हैं। तीसरा होता है उद्यमी, जिसे हम लोग साहसी भी कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर। लैंड, लेबर, इंटरप्रेनर, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर, ये 4 साधन होते हैं। उत्पादन कितने साधन होते हैं? 4 होते हैं। कभी कभी छोटे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर। ओके, अब आप समझिए, लैंड किसी भी बिजनेस को करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? कम से कम 4। जब भाई कोई न कोई जो भी आप उत्पादन करोगे, किसी न किसी जगह पे करोगे, किसी न किसी जगह पे करोगे, अर्थात आपको लैंड की जरूरत होगी। उसके बाद आप क्या करोगे? उसमें काम करने वाले मजदूर चाहिए, लेबर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये सब के सब काम कब होगा? जब उसमें पैसा लगाना पड़ता है। भाई लैंड के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेबर के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और आप जितना भी काम करते हो बिना पूंजी का नहीं कर सकते हो, बिना कैपिटल का नहीं कर सकते। पूंजी मतलब होता है पैसा। बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। लिख लीजिए इसको भी। व्यवसायी जो होता है, व्यवसायी व्यवसाय में जो संपत्ति लगाता है, प्रॉपर्टी, एसेट्स कहते हैं, संपत्ति लगाता है, उसे पूंजी कहते हैं, उसे पूंजी कहते हैं। और कौन? व्यवसायी। व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे? कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो व्यवसायी जो व्यवसाय में पैसा लगाए उसे पूंजी कहते हैं। अगर व्यवसायी अपने बिजनेस से कोई चीज निकालता है, अगर कोई व्यवसायी अपने बिजनेस से कोई सामान निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। व्यवसायी अगर व्यवसाय में कोई चीज लगाएगा उसे हम कहते हैं पूंजी। अगर कोई चीज निकालेगा तो इंग्लिश में बोलते उसे ड्राइंग और हिंदी में बोलते उसे आहरण। लिख देते, इसको भी लिख लीजिए। व्यवसायी द्वारा व्यापार से रोकड़ मतलब कैश, रोकड़ या वस्तु निकालने को आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम आहरण कहते हैं। इस आहरण को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसे? ड्राइंग्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आहरण किसे कहेंगे, ड्राइंग्स किसे कहेंगे? तो ड्राइंग्स हमने बता दिया, समझिएगा। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कोई चीज निकालता तो उसे हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं।
बिजनेस में बिजनेसमैन कुछ लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, अगर वो कुछ निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आहरण कहते हैं। ये हमने थोड़ा समझा दिया जिससे कि आपको बातें समझ में आई। ये कुछ शब्द हैं जो आपको आना चाहिए समझ में। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उत्पादन के साधन पे आ गए। तो उत्पादन के साधन, तो आपको भूमि समझ में आया। किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए कोई जगह चाहिए जिसे हम भूमि कहेंगे। बिना भूमि के तो भाई कोई सामान बनेगा नहीं, ठीक है। फिर काम करने वाले चाहिए, उसमें पैसा चाहिए, मतलब पूंजी चाहिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जो पूरे बिजनेस के बारे में प्लान करता है, किसी वस्तु के उत्पादन के बारे में सोचता है कि कहां से लैंड लेंगे, कहां से लेबर इकट्ठा करेंगे, पूरा का पूरा जो दिमाग में पूरा सिनेरियो तैयार करने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो होता है, जो उत्पादन के बारे में सोचता है, उसे हम बोलते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। ये व्यक्ति भी, इसको भी तो ये भी लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है, क्योंकि यही सब चीजों को, जितने भी साधन होते हैं सबको इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है, यही उद्यमी करता है। अब बात समझिए, अब एक छोटी छोटी बात से हम लोग बड़ी बड़ी बातें निकालने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातें से कैसे आपको पूरी बात समझ में आएगी, मैं देखिए एक एक मिनट में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लिया जाए कि ये एक मार्कर है, ये मार्कर है जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए कि इस पूरे देश में यही एक मार्कर का उत्पादन हुआ, ये इस मार्कर का उत्पादन हुआ। इस मार्कर को उत्पादित करने के लिए हमने भूमि लिया, भूमि के बदले हमने क्या दिया, किराया दिया। मान लेते हैं इसके लिए जो हमने किराया दिया वो 2 रुपया दिया। हमने किराया जो दिया कितना दिया, 2 रुपया दिया। दूसरा, श्रम के लिए हमने क्या दिया, लेबर चार्ज दिया, इसको हम कहते हैं मजदूरी, इंग्लिश में इसे बोलेंगे वेजेस। मान लिया हमने मजदूरी कितना रुपए दे दिए, 2 रुपया हमने मजदूरी दे दिया। तीसरा पूंजी, जब हम कहीं किसी से पैसा लेंगे उधार, तो पैसे के बदले हम क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हो, लोन लेकर के आपने बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया, तो जो ब्याज मिलेगा आपको, ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा भाई। व्यवसाय आपने बिजनेस चालू करने के लिए बैंक से लोन लिया, किसी भी बैंक से, SBI से ले लो, यूनाइटेड, किसी से, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया, उसको क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। मान लीजिए 2 रुपए हमारा ब्याज का भी हो गया। और उद्यमी ये सब जो करता है, क्यों करता है, लाभ के लिए करता है। उद्यमी क्यों ये सब करेगा, लाभ के लिए करेगा। तो लाभ भी मान लेते हैं कितना हो गया, उद्यमी को 2 रुपए लाभ का। इस प्रकार से वो एक वस्तु का जो मार्कर हमने उत्पादित किया, एक वस्तु के मार्कर के उत्पादन में उत्पादन लागत, जिसे हम कहते हैं साधन लागत, 4 दूनी 2 रुपए, सबको जोड़ लीजिए कितना हो गया, 8 रुपीज हो गया। 8 रुपए जो आपका आया, कितना रुपए आया है, ये 8 रुपया जो आया, इसे कहा जाएगा साधन लागत। साधन लागत, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसे, फैक्टर कॉस्ट। अब भैया वस्तु बन गई, एक मार्कर बन गया, मार्कर को बनाने मान लीजिए हमारे कितने रुपए लग गए, 8 रुपए लग गए। 2 रुपए हमने किराए का, 2 रुपए मजदूरी दिया, 2 रुपए ब्याज दिया, 2 रुपए उद्यमी का लाभ हो गया। 8 रुपए में इस वस्तु को बन के मार्कर ये तैयार हो गया। अब ये मार्कर जाएगा मार्केट में, भाई ऐसे तो नहीं जाएगा। जैसे ही मार्कर उठा बेचने के लिए हम लोग मार्केट में गए, वैसे ही गवर्नमेंट बीच में आएगी। भाई गवर्नमेंट क्या लेगी, इस गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स। गवर्नमेंट को क्या देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। अर्थात मान लेते हैं कि टैक्स भी आपने कितना रुपए दे दिया, 2 रुपए आपने टैक्स भी दे दिया। 2 रुपए क्या दे दिया आपने, टैक्स दे दिया। इस प्रकार अब वस्तु की लागत कितनी हो गई, अब वस्तु की लागत हो गई 10 रुपए। वस्तु की लागत क्या हो गई, 10 रुपए हो गई। अर्थात और इस लागत को, इस 10 रुपए को क्या बोलेंगे, अर्थात जब गवर्नमेंट का टैक्स लग जाता है तब उस लागत को क्या बोलते हैं, तब उस लागत को हम कहते हैं बाजार मूल्य। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। तो एक ही वस्तु के 2 मूल्य होते हैं। जब भी आप क्या करेंगे, कोई सरकारी दस्तावेज को देखें, किसी सरकारी लेख को देखें, तो जैसे अभी आप आर्थिक समीक्षा हुआ या बजट के जब आंकड़े को तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक 2 मूल्य क्यों दिया है। एक होता है फैक्टर कॉस्ट पे, एक होता है मार्केट
प्राइस पे। अब आप कहोगे सर वास्तव में उत्पादन कितने का हुआ, तो उत्पादन 8 रुपया भी सही है और 10 रुपया भी सही है। अगर हम बाजार मूल्य पे निकालेंगे इस वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, 10 रुपए हुआ। अगर इसको हम साधन लागत पे निकालते हैं, किराया मजदूरी ब्याज और लाभ को जोड़ करके बाजार मूल्य पे नहीं निकालते, तो इसका उत्पादन कितना हुआ, 8 रुपए के बराबर उत्पादन हुआ। अर्थात इसकी लागत कितनी हुई, 8 रुपए लागत आई और ये मार्कर बनकर के तैयार हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि हमने कहा किसी भी देश की वृद्धि उत्पादन पर निर्भर करती है। गरीबी, बेरोजगारी सब के सब कैसे दूर होता है, उत्पादन बढ़ाने से दूर होता है। इसीलिए हमेशा पूरा विश्व जीडीपी 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 चिल्लाता रहता है। आप देखते हो जीडीपी भी जो निकालोगे, अभी आप जब राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे आपको, तो आपको बताएंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, जीडीपी दोनों पे मूल्य पे निकलेगा। तो जीडीपी वास्तव में है क्या, एक वर्ष के दौरान देश द्वारा उत्पादित किया गया वस्तु और सेवाओं का मूल्य ही क्या है, जीडीपी। मैं वहां आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा समझा रहा हूं कि पूरा देश इस जीडीपी क्यों करता रहता है। जीडीपी वास्तव में है क्या, यही उत्पादन है। और उत्पादन क्यों करना चाहते हो तो मैं समझाता हूं, क्योंकि जितना उत्पादन होता है वास्तव में उतना ही आय भी होता है। कैसे होता मैं एक करके समझा रहा हूं। जैसे भूमि हुआ, भूमि आपने लिया तो किराया आपने दिया, तो जो लैंड लॉर्ड होगा, जो हिंदी में कहेंगे इसको भूस्वामी होगा, भूस्वामी के 2 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 2 रुपए का आय हुआ कि नहीं, आय हुआ कि नहीं, किसका आय हुआ, ये लैंड लॉर्ड का हुआ। भूस्वामी का जो है क्या हो गया, आय हो गया, 2 रुपए का आय का सृजन हुआ। मजदूर को 2 रुपए दिया तो मजदूर का 2 रुपए का आय हुआ। ब्याज आपने दिया तो बैंकों का 2 रुपए का जो है लाभ हुआ, आय हुआ। और आपने उद्यमी 2 रुपए लिया तो उद्यमी का भी 2 रुपए क्या हुआ, आय हुआ। इस प्रकार जितने रुपए का आपने उत्पादन किया ठीक उतना रुपया ही क्या हुआ, आय भी हुआ। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकल गया, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकल गया कि उत्पादन बराबर क्या होगा, आय। इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने एक थ्योरी निकाल के रख दिया, वो क्या हो गया, सिद्धांत आपके सामने आ गया। और वो क्या है कि उत्पादन बराबर आय। हिंदी मीडियम वालों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो यही होती है कि वो इसका कारण सिद्धांत समझते ही नहीं है। कारण और निवारण सब एक ही से जुड़ा होता है, बस उसको करंट वाले मुद्दे को बस पकड़ के सोचते हैं कि सारा तैयार हो जाए, और करंट ही जब समझ में ही नहीं आता करंट क्या है, और उनके सामने ये दिक्कत पैदा हो जाती है। लिहाजा क्या स्थिति होती है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्शन बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन बराबर इनकम, कि जितना आय होगा उतना ही उत्पादन होगा, अर्थात जितना उत्पादन होगा उतना ही आय होगा। इसीलिए हर देश क्या करता है, उत्पादन बढ़ा करके अपने आय को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी सबको समाप्त करने का वो प्रयास करता है। यदि उत्पादन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आय बढ़ जाएगी, और जब आय बढ़ जाएगी तो देश से गरीबी दूर हो जाएगा, बेरोजगारी, भुखमरी, जितनी भी चीजें समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, उन सब का क्या हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। इसलिए हर देश, हर राज्य क्या करता है, उत्पादन बढ़ाने की बात करता है। अपने देश में देख लो, अपने ही देश में देख लो, गोवा में 4,20,000 प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक आय है, और वहीं जो है बिहार में देख लीजिए आप, बिहार में 38,000 प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक आय है। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि बिहार कहाँ है और उसे कितना गुना आगे आपका जो है गोवा है। गोवा का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, जबकि बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। दूसरे नंबर पे आपका, नीचे से दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। अब आप समझेंगे, बातों को समझिएगा, आराम समझ में आएगा। इसीलिए हर देश भुखमरी की बात कोई देश नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता, जीडीपी की बात करता है। आज विश्व में सबसे आगे अमेरिका है। क्यों है, क्योंकि उसका जो उत्पादन है 18 ट्रिलियन है, तो उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी क्या है, उसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन के ऊपर है, और भारत की जीडीपी की स्थिति क्या है, 2.7 है। तो भारत कितना नीचे है, अमेरिका इतना आगे है। अमेरिका पावरफुल क्यों है, क्योंकि अमेरिका में उत्पादन ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा आय का सृजन करता है। जो ज्यादा आय का सृजन करेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल भी होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देश में आय का सृजन करना है तो उत्पादन बढ़ाना है। अगर इसके अलावा, अब आपके दिमाग में खुराफात चल रहा होगा
कि इसके अलावा भी तो सर है, आरबीआई है, नोट छाप छाप के सबको दे दे। जैसे मोदी जी ने कहा था अपने चुनावी भाषण में, कहा था हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, और सरकार ने फिर 15 लाख रुपए क्यों नहीं डाले, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि सरकार को करना क्या था, आरबीआई नोट छापती और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए कर देता, तो कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं भाई। छपवा के सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डलवा देता सरकार आराम से। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करी, और न सरकार कोई करेगी ही ऐसा। कारण क्या होगा उसको समझो। क्योंकि जैसे ही पैसा जाएगा गरीब के खाते में, सबके खाते में पैसा चला गया, और सबको ये लगेगा पैसा आ गया, तो पैसा लेकर के कुछ थोड़ी करना है, तुरंत उससे सामान खरीदने की बात करेंगे। अर्थात तुरंत क्या होगा, डिमांड जनरेट हो जाएगी, मांग का सृजन हो जाएगा। हर तरफ से व्यक्ति सामान खरीदने के लिए दौड़ने लगेंगे। जैसे ही मांग बढ़ेगी, जैसे ही मांग बढ़ेगी, वैसे क्या होगा, महंगाई उठने लगेगी, खूब महंगे होने लगेंगे। क्योंकि उत्पादन तो तुरंत हुआ नहीं भाई, नोट छाप के तुरंत इनकम आपने बढ़ा दिया, हर बंदे के पास इनकम हो गया। अब हर बंदा नया नया फोन, नई नई गाड़ी, नए नए जो है सामान खरीदना चालू करना चाहा। अब इस प्रकार सामान तो खरीदने लगेगा भैया, उत्पादन इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है मनी इंक्रीज द डिमांड। मुद्रा के अंदर ये पावर होती है कि वो मांग को बढ़ा सकता है, लेकिन पूर्ति को नहीं। समझिएगा, मुद्रा जो होती है, मनी जो होता है, ये हमेशा मांग को तो बढ़ा सकता है लेकिन पूर्ति को नहीं। लिहाजा क्या हो जाएगा, भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। चारों तरफ महंगाई का ये आलम होगा। आप दो देशों का नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, वेनेजुएला हो गया। वहां पर इतनी महंगाई है कि लोग झोला भर भर के लेके जाते हैं पैसा सब्जी खरीदने के लिए। वही स्थिति इंडिया में भी हो जाती, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। समझ में आ गई होगी बात। अर्थात हर देश एक ही रास्ता है, वो जो एप्रोप्रिएट मार्ग है, आप अपना उत्पादन बढ़ाओ। जब उत्पादन बढ़ेगा तो आय का सृजन होगा, जब आय का सृजन होगा तो लोगों के पास गरीबी, भुखमरी ये सब भी दूर हो जाएगा। अर्थात जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो क्षेत्रवाद भी फैला है, इसके पीछे भी यही कारण है कि देश में जो है क्षेत्र, अब गोवा जैसे इतनी आगे बढ़ रहा है, गोवा इतना आगे है और हमारा बिहार इतना पीछे है, यूपी इतना पीछे है, तो अब सिंपल सी बात क्या है, क्षेत्रवाद पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होगा, क्षेत्रवाद पैदा हो जाएगा। क्षेत्रवाद पैदा होगा तो लोगों के व्यक्तिगतवाद भी पैदा हो जाएंगे, लोगों के सोचने का नजरिया गलत बदलने लगेगा। अर्थात वो अच्छा है, ये बुरा है, तमाम प्रकार के व्यक्तिवाद बैठ जाएगा। क्षेत्रवाद के साथ साथ लोग आपस में नफरत करने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि क्या हो जाए, अमीर और गरीब की इस खाई को पाटने का प्रयास किया जाए। तो जिसके लिए सबसे जरूरी जो अनिवार्य तथ्य है वो क्या है, उत्पादन को बढ़ाना। जिस प्रकार अमेरिका ने उत्पादन बढ़ा के अपने आय का सृजन किया, गोवा ने, हमारे देश में गोवा ने अपने आय का सृजन करने के लिए उत्पादन को बढ़ाया, ऐसे अन्य राज्यों को भी उत्पादन बढ़ा करके अपने आय का सृजन करके गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर हो रही मेरी बात। ये सब बातें आराम से समझ में आपको आएंगी, और सबका संबंध कैसे उत्पादन से है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, हर समय हम लोग बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। जैसे मान लीजिए, ये आप सब नोट कर ही लिए होंगे, बढ़िया से आप लोग नोट करते रहिए। अब जैसे मान लेते हैं वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि दर। हर देश जीडीपी ग्रोथ रेट की बात क्यों करता है, ग्रोथ रेट क्या होता है, चलिए समझाते हैं। ग्रोथ रेट सब क्यों चाहते हैं, क्योंकि समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी हमने क्या बताया, उत्पादन का वृद्धि होना जरूरी है, उत्पादन बढ़ना जरूरी है। उत्पादन बढ़ेगा तभी हमारा आय भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए, पहले उत्पादन जो है हमारा 100 रुपए के बराबर हो रहा। पहले उत्पादन कितना हो रहा था, प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा था, प्रोडक्शन हमारा हो रहा था वो 100 रुपए के बराबर हो रहा था। हमारा प्रोडक्शन बढ़ करके इस साल मान लीजिए प्रोडक्शन होता है आपका 110 रुपए के बराबर। तो वृद्धि कितनी हो गई, तो वृद्धि हो गया 10 रुपए के बराबर वृद्धि हुई। वृद्धि कितने रुपए के बराबर हुई, 10 रुपए के बराबर आपकी वृद्धि हो गई। अगर हम इसे प्रतिशत के टर्म में निकाले तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 10% वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 10% वृद्धि हो गई। क्योंकि इसमें कितना रुपया बढ़ा है, 10 रुपए बढ़ा है। अब कितने पर बढ़ा है, 100 रुपए पे, तो प्रतिशत ऐसे निकाला जाता है ना, जितना वृद्धि हुई 10 रुपए बढ़ा है बटे कितने पर बढ़ा है, 100 रुपए पहले था, 100 रुपए से बढ़ा है 10 रुपया गुणे 100, ऐसे कर देंगे, 100 100 से कैंसिल, और आपका क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बेटा,
10% की आपकी वृद्धि हो गई किसमें, आपके उत्पादन में। तब इसका मतलब है कि हमने बताया है कि उत्पादन बराबर क्या होता है, इनकम होता है, आय होता है। तो आपकी अगर आय पहले 100 रुपए थी, अब आपकी आय बढ़ के कितना हो गई, 110 रुपए हो गया। आय बढ़ के कितना हो गया आपका, 110 रुपए हो गया। तो आय में भी कितनी वृद्धि हुई, आय में भी 10 रुपए की वृद्धि हुई। इसलिए पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरे राज्य, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा आय का सृजन हो। अर्थात ये 10 रुपए ये जो वृद्धि हुई 10% का, वास्तव में 10 रुपए का अतिरिक्त आय का सृजन हुआ। जो प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि यह दिखलाती है कि इतना अतिरिक्त इनकम हुआ। किसको दर्शाती है, अतिरिक्त इनकम को दर्शाती है कि इतना ज्यादा क्या हुआ, इतना अतिरिक्त उत्पादन हुआ। अतिरिक्त उत्पादन हुआ तो अतिरिक्त आय हुआ। जब तक अतिरिक्त आय नहीं होगा तब तक गरीबी बेरोजगारी कैसे दूर होगा, क्योंकि तभी तो आय बढ़ेगा। सिंपल सी बात, समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से जो वृद्धि होती है वो आय को सृजन करती है। इसलिए सभी देश चाहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, यही पूछते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है व्यक्ति के। तो जीडीपी ग्रोथ रेट से पता चलता है कि यह देश, यह राज्य या व्यक्ति की भी वृद्धि दर हो सकती है। तो जितनी वृद्धि दर होगी वही उतना आय का, उतना अतिरिक्त आय का सृजन कर रहा होगा। समझ में आ गया। अर्थात आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, जिससे आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगा तो क्या होगा कि आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन अब बात समझिएगा, भारत अगर पिछले दिनों की बात कीजिए, पैंडेमिक की छोड़ दिया जाए, ये जो महामारी आई थी इसको छोड़ दिया जाए, कोरोना वाला ये जो महामारी है इसको छोड़ के अगर इसके पहले की बात किया जाए तो एक स्थिति ऐसी थी कि भारत जो है चाइना को भी पीछे करते हुए आगे निकल रहा था वृद्धि दर के मामले में। इतनी वृद्धि होने के बाद भी भारत में असमानता क्यों व्याप्त थी, गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही थी। भाई गरीबी दूर करने के लिए हमने कहा आय बढ़ जाए, और आय बढ़ जाएगा तो गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है। फिर हमारे यहाँ तो आय बढ़ रहा था, फिर भी गरीबी बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो रही थी। इसके पीछे कारण है कि किसी भी देश के आय में वृद्धि करने के लिए वृद्धि दर का होना तो जरूरी है, लेकिन कुशल वितरण का भी जरूरी है। अर्थात आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उत्पादन आवश्यक तत्व है। क्या है, उत्पादन आवश्यक तत्व है। प्रोडक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य तथ्य है किसी भी देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है, पर्याप्त होने के लिए वितरण भी होना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 2 कारण है, किसी भी नीति निर्माण करना, फिर उसको लागू करवाना, लागू करवाता है नौकरशाह, प्रशासनिक वर्ग। ये प्रशासनिक वर्ग और नियम बनाने वाला कौन होता है, राजनीतिक होते हैं, और इन दोनों में इतना पर्याप्त भ्रष्टाचार है कि इसका लाभ नहीं मिल पाता। अर्थात जो पहले अमीर था वो और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि गरीबी या बेरोजगारी क्या होता है, सापेक्षिक टर्म है। सापेक्ष क्या होता है, अब 2 हो गया, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब होता है दूसरे की तुलना में। जैसे कह दिया जाए कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप नहीं बता पाओगे छोटी या बड़ी है, तब कहोगे सर जी एक लाइन और खींचिए। जैसे मैं एक लाइन और खींच दूंगा, अब आप बताओगे कि ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। तो किसी देश में कौन गरीब है कौन अमीर है यह बताने के लिए क्या होगा, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। जिसकी आय ज्यादा होगी वो क्या होगा, अमीर कह देंगे, और जो जिसकी आय कम होगी उसको हम क्या कह देंगे, गरीब कह देंगे। अर्थात अब हुआ क्या, आय का सृजन तो हमारे देश में हुआ, उत्पादन हमारे देश में हुआ, आय का सृजन भी हुआ, लेकिन जिसके पास पहले ही इनकम थी उसकी और इनकम बढ़ गई, और जो बेचारा गरीब था वो वही का वही रह गया। तो निश्चित तौर पर जैसे मान लो अगर इधर कोई जो है एक्स व्यक्ति है और ये वाई व्यक्ति है, तो मान लो पहले एक्स व्यक्ति जो है 200 रुपए कमाता था। एक्स व्यक्ति कितना कमाता था, 200 रुपए कमाता था, और वाई पहले 50 रुपए कमाता था। तो वाई क्या था, गरीब था, और एक्स क्या था, अमीर था। उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ गई, उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ गई, लेकिन जो उत्पादन बढ़ा उसमें 50 रुपया इनके खाते में बढ़ गया। उत्पादन हुआ, निश्चित तौर पे आय का सृजन होगा, लेकिन इसका लाभ किसको मिल रहा है, ये वितरण की समस्या होती है। अगर वितरण की समस्या रही, एक्स के पास और आय बढ़ गई, ये आय तो हुआ, देश की आय बढ़कर आय तो बढ़ गई, विकास दर भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गरीब वही का वही रह गया और अमीर ऊपर उतर चला गया। जो आप पेपर में पढ़ते हो कि 72%
72% जो हमारे यहाँ के आय है उस सिर्फ 1% लोगों के पास चली जाती है, जो हमारा ग्रोथ रेट है। ये सब प्रॉब्लम कैसे है? ये वितरण की समस्या है। बहरहाल सरकार अनेक नीतियों का निर्माण कर रहा है, उसी के तहत ये जो आपकी नोटबंदी वाला मैटर था, ये भी क्या है, वितरण की समस्या को ही समाधान करने के लिए था। अभी ढेर सारा काले कानून पे जो नियम बनाए गए, और ये सब तमाम जो नियम सरकार बना रही है, और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी जो है सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे करके वितरण की समस्या को समाधान करेगा। अर्थात जो गरीबी और अमीरी की बीच जो खाई है उसको पाटने में सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी, और जिससे कि जल्दी से जल्दी इस खाई को पाटा जा सके, और जिससे जब किसी देश में वृद्धि हो तो दिखे कि हाँ इस देश में वृद्धि हो रही है, इस राज्य में वृद्धि हो रही है, यहाँ गरीबी कम हुई, अमीरी, सब समझ में आएगा लोगों को आराम से जब ये समान रूप से इसका वितरण हुआ। आप देखिए जैसे यहाँ 2.5 हुआ, अब बेचारा ये गरीब पहले था 50 था, अब यहाँ 200 था, अब ये इसकी गरीबी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि गरीबी क्या है, एक सापेक्षिक तत्व है, सापेक्ष किसी दूसरे के तरीके, मतलब वाई की गरीबी का निर्धारण एक्स के सापेक्ष हो रहा है, एक्स की आय और बढ़ गई और वाई जो का त्यों रह गया, अर्थात अब वाई और गरीब हो गया, एक्स और अमीर हो गया। समझ में आई बात? ऐसे तो गरीबी क्या है ये भी पूछा गया। गरीबी क्या है, कैसा जो है शब्द है, यह एक सापेक्षिक है। क्या है? सापेक्षिक है, रिलेटिव है, किसी के दूसरे के रिलेशन में इसको बताना पड़ता है, किसी को देख करके बताया जाए गरीबी या अमीरी की बात किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा होगा? अगर कहीं डाउट्स बनता है तो आप बताइएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्पादन बराबर क्या होता है, आय होता है। इसीलिए हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, जिससे हमारी अतिरिक्त आय का सृजन हो और हमारे देश, हमारे राज्य का विकास हो सके। समझ में आ गया? समझ में आ रही है? उत्पादन कितनी चीजों को मैं एक बार पूरे क्लास को जो है समराइज करने का प्रयास करता हूं। मैंने बताया उत्पादन क्या है। उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का या सेवा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वही क्या है हमारा उत्पादन, या दूसरे भाषा में कहा जाए, दूसरे शब्दों में, सॉरी भाषा नहीं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चे माल को पक्के माल में बनाने का कार्य करते हैं। वही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के मैंने साधन बताए। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, जिसे साहसी भी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर इंग्लिश में बोला जाता है। अब ये सब लोगों के द्वारा जो है क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और किसी वस्तु का जितना उत्पादन होता है उतना ही क्या होता है, आय होता है। अर्थात आय और उत्पादन क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। इसलिए प्रत्येक देश आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहता है, उत्पादन बढ़ा करके आय का सृजन करना चाहता है, आय के सृजन से आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता है। हमने आपको आर्थिक वृद्धि भी समझाई। इसीलिए जो है आर्थिक वृद्धि कैसे होती, जब उत्पादन में वृद्धि होती तभी आय में वृद्धि होती है। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे और फॉरवर्ड करेंगे और आगे समझाएंगे। तब तक आप लोग जो है अपने विचार से हमको अवगत करवाइए। थैंक यू।